बताइए, आप लोगों को यूक्रेन का पता होता है कि 3 तरफ से रसिया ने घेर रखा है जी। इतने थल सेना है, इतने वायुसेना है, इतने हेलीकॉप्टर हैं, इतने टैंक है, इतने सब कुछ है। आपको पता नहीं चलता है कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? मुझे मां गंगा ने बुलाया है, चुनाव मांग रहे थे भाई बहनों मित्रों। गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट डालोगे मैं क्या कह रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं भाई, आप लोगों की सुन के अरे हम आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले? आप चाहेंगे, आपके पिताजी चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा दवा मिले? खबरदार सुनिए, अरे सुनिए ना भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। मैं संदीप सिन्हा। रूस यूक्रेन का युद्ध इस समय अपने चरम सीमा पर है। रूस ने यूक्रेन के तकरीबन सारे शहरों पर अपना कब्जा कर लिया है, यहां तक कि राजधानी कीव को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये लड़ाई हालांकि एक तरफा लड़ाई है। अगर खबरों की हम माने तो यूक्रेन ने भी ये दावा किया है कि हमने भी 10 दिनों में उसके 10,000 सैनिकों को मारा है, मगर इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं है और न ही मृत यूक्रेन के सैनिकों की कहीं से कोई लाश मिली है। फिलहाल हम आपको यह बता दें कि अभी जो हमारे छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया जारी है। बहुत सारे छात्र हमारे राजधानी रांची के भी हैं जो यहाँ सुरक्षित अपने घरों में लौट आए हैं, और भी जो छात्र वहां फंसे हुए हैं उनके लिए भी कार्य अभी जारी है। ये यूक्रेन अपने 4 तरफ के सीमा, जिसमें रोमानिया, बेलारूस, पोलैंड और हंगरी, इस चारों से वो एक घिरा हुआ सीमा है। और जहां तक कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि रूसी सेना के गोलीबारी में भारत के एक छात्र नवीन शेखरप्पा, जो कर्नाटक के रहने वाले थे, उनकी मौत भी हो गई थी। दरअसल रूस और यूक्रेन का ये मामला बहुत पुराना रंजिश है, बहुत पुराना मामला है। यूएसएसआर, सोवियत संघ जिस समय था, जिसके राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव हुआ करते थे, जब ये 1991 में अमेरिका की रणनीति के कारण जब ये टूटा, तो यूक्रेन ने 1991 में अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और जहां तक यूक्रेन के बारे में है, यूक्रेन एक समृद्ध, आधुनिक, स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक देश है, जबकि रूस अपनी निरंकुश शासन के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जाना जाता है। परमाणु अस्त्रों के लिए भी उसकी हमेशा होड़ रहती है और वो कभी ये नहीं चाहता है कि उसके सामने वाला कोई भी देश परमाणु शस्त्र से लैस हो। भारत पर इस युद्ध का असर भी पड़ रहा है और पड़ेगा ही, लाजमी है, क्योंकि कपड़े का व्यापार यूक्रेन के साथ भारत का जो हो रहा था वो तकरीबन बंद हो चुका है और वैश्विक महंगाई भी बढ़ने का खतरा है। इसमें पूरी तरह से यही बात है कि यूक्रेन को अमेरिका ने बलि का बकरा बना दिया और अब अमेरिका ने यह कह भी दिया है कि ना हम अपनी सेना भेजेंगे और ना नाटो से भी उसे किसी तरह की कोई सहायता मिलने वाला है। फिलहाल युद्ध अभी जारी है। अभी और भी बहुत सारे शहरों पर रूसी सेना बुरी तरह से तबाही मचाते हुए बच्चे, बूढ़े, औरत सभी को जान माल, यह भी जाहिर सी बात है कि जब किसी देश का किसी देश के साथ युद्ध होता है तो क्षति तो होती ही है। फिलहाल हमारे साथ एक बार फिर पंकज श्रीवास्तव, तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव हैं, जिनके बारे में शायद हमें अब बताना न पड़े। इससे पहले भी आपने पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड में उनका विवाद भरा बात, उनका बयान सुना होगा। वो सरकार की आलोचना करते हैं, उनकी बुराइयों को दर्शाने की कोशिश करते हैं। इस बारे में उनकी क्या राय है, आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। इस वक्त फिर से एक बार पीएमपी के स्टूडियो में अपने अंदाज के लिए मशहूर, जिन्हें तिलकधारी पंकज प्रकाश श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है, फिर से हमारे स्टूडियो में हाजिर है। और आज का मुद्दा क्या है ये इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। हम आपको बता दें, पंकज प्रकाश जी के साथ हमारी सहयोगी काजल भी हमारे साथ है। आज
हम दोनों मिलकर इन्हें घेरने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो पंकज जी, आप आज का जो मुद्दा है वो किस संबंध में है, आप ही बताइए। हालांकि अभी जो ये वार जो चल रहा है यूक्रेन और रूस, मुद्दा तो अभी वही गर्म है, तो इस पर कुछ आप बताएं। देश में मुद्दों की कमी नहीं है। सबसे पहली बात, हर दिन हर पल एक नए मुद्दे का जन्म होता है और इसके जवाबदेह देश के निकम्मा, निठल्ला, महानीच प्रधानमंत्री को जाता है, जिनकी बेवकूफी के कारण, जिनके माने आप कह सकते हैं कि झूठे शान में जीने की जो अदा है उनकी, उसके कारण देश गर्त में जा रहा है और हर एक नए समस्याओं को जन्म दे रहा है। जो 2012, 13 से 14 में जिसके पास जादू की छड़ी हुआ करता था, मानो वो छड़ी हिलाएगा और सारी माने समस्याओं का यूं सब सवाल हो जाता। प्रधानमंत्री जो बोलते थे लगातार हर विषयों पर जिस हिसाब से आक्रामक शैली का प्रयोग करते थे, लगता था कि ये आदमी के पास में सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यही बात कह रहा हूँ, मैंने कुछ कहा नहीं, माफ करने की बात नहीं है। कभी देश कभी भी, सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए, आपने माफी की बात की, आप लोग उसी सावरकर के लोगों की बात कहते हैं जिसका डीएनए ही माफी में गुजरा है, यही वही लोग हैं। सुन लीजिए पहले बात, आज देश गर्त में कैसे गया। आप अर्थव्यवस्था की बात कहते थे 2014 से पहले, कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मेरा विनती है, एक आतंकवादी से आप लोग ज्यादा खतरनाक हो। आप लोग देश को गर्त में मत ढकेलो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप लोग 24 घंटा जिस खबर। एक बात बताइए, आप लोगों को यूक्रेन का पता होता है कि 3 तरफ से रसिया ने घेर रखा है जी। इतने थल सेना है, इतने वायुसेना है, इतने हेलीकॉप्टर हैं, इतने टैंक है, इतने सब कुछ है। आपको पता नहीं चलता है कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, 50 किलो जेलेटिन कहां से? मैं पूछ रहा हूं आपसे, फिर आपने मिला गया। हम प्रधानमंत्री की अगर कब वो बनेगी कार्यशैली, अगर हम उनकी इस वक्त ना गिने, इस वक्त हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं और इस वक्त हम अगर आप गिनवा रहे हैं कि 2013 और 2014 में वो प्रधानमंत्री के पास जादू की छड़ी हुआ करती थी, मगर इस वक्त हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस की। और यूक्रेन में जिस तरीके से लोग फंसे हैं, वहां की जो लड़ाई चल रही है, रशियन ने सबने घेर के रखा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना काम पूरे तरीके से और थलबल के साथ कर रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन गंगा तक निकाला है, जिसकी बैठक हुई और मंगलवार को पहली खेप भेजी गई है यूक्रेन में। ऐसे में आप अगर उनके पुराने कार्यशैली क्या थी क्या नहीं थी, इन सब चीजों को अगर बेशक अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे, बेशक आपका सुनिए। अगर प्रधानमंत्री जी अपना नाम नरेंद्र मोदी से बदल कर राजा हरिश्चंद्र रख लेंगे तो सत्यवादी नहीं ना हो जाएंगे, कहलाएंगे जुठलर ही, जुट्ठा को सरदार, फेंकू प्रधानमंत्री ही कहलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, आपने कहा प्रधानमंत्री मिशन गंगा, अरे मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और माँ गंगा बनारस में घर घर ढूंढ रही थी कि मेरा फर्जी बेटा कहाँ गया, और उसी गंगा में देश का हिंदू समाज का लाश तैर रहा था। कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, चील खा रहे थे, कुत्ते खा रहे। सुन लीजिए पहले बात, सुन नहीं रहे आप? मैं क्या कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री ने कोरोना में गलती की, वही गलती यूक्रेन के मामले में प्रधानमंत्री ने किया। इतिहास कभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगा कि जब हमारे देश के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, मर रहे थे, तब प्रधानमंत्री चुनाव मांग रहे थे। भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों, ये करने की जरूरत है। शर्म नहीं आती देश के प्रधानमंत्री को? और आप उनकी गुणगान करते हैं, आपको भी शर्म नहीं आती क्या? प्रधानमंत्री जी 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहनते हैं, मशरूम की सब्जी खाते हैं, क्या इनके घर के लोग कमा के आए थे? उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी, जब आप लोगों ने टीवी चैनलों पर, अखबारों में यूक्रेन मसले को दिखाया, यह निश्चित तय था कि द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद ये तीसरा होगा। ये डेफिनेट था कि रसिया आक्रमण करेगा, चूंकि इतिहास के हिसाब से बदला लेगा। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों, वो कह तो रहा, वो नवीन ने कहा, पापा कह देना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मैं जिंदा लौट कर नहीं आ सका। जाकर उन मां के आंसू को पोंछ के देखिए, उन बाप के आंसू को पोंछ के देखिए। नरेंद्र मोदी जी, आपके झूठ
फरेब, आपके निकम्मेपन ने, आपके निठल्लेपन ने देश के एक होनहार डॉक्टर को खो दिया है। सुनिए सुनिए कैसे, बेशक नहीं कीजिए, बेशक नहीं है, बिल्कुल सत्य दायरे। मैं क्या कह रहा हूँ, कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने यही गलती की थी। प्रधानमंत्री को पता था, क्या पता था, कि अगस्त और सितंबर के महीने में कोरोना वुहान शहर में आया, चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे थे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि भारत में संज्ञान लेना था। तमाम विपक्षी दल के नेता जब सदन में बोल रहे थे, उनका ये मजाक उड़ा रहे थे। क्या ट्रंप की गुलामी जरूरी थी? क्या 22 विधायकों की नीलामी जरूरी थी? ये रामायण दिखा रहे थे, लोगों को माइंड कंट्रोल करने का काम किया जाए। आप पत्रकार हैं, सुन लीजिए, अगर आप हमें मौका दे तो आपको तो 24 घंटा हम लोगों ने जहर उगलने के लिए मौका दिया है, अब हमारा मौका है। सुनो, आप सुनो, कान खोलकर सुनो। पहले मैं क्या कह रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता था, क्या आपको नहीं पता था कि जिस रामायण को आप लोग दिखला रहे थे, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। क्या जरूरत पड़ी? सुसेन वैद्य की जरूरत पड़ी। आप क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री ने कहा ताली पीटो, थाली पीटो। सारे मीडिया के पत्रकार, अमिताभ बच्चन शरीक है, लोग ताली पीटने से बीमारी दूर होता है। हम कहते हैं कि आपके घर में किसी की शादी हुई होगी, बहन की, किसी रिश्तेदार की, जब बारात दरवाजे पर आ जाएगी तब आप सब्जी रोकने जाएंगे क्या? तब आप हलवाई बुलाएंगे क्या कि उसकी तैयारी की जाती है? प्रधानमंत्री ने बारात आने पर कुमरा रोपने का काम किया है। समझिए, प्रधानमंत्री को पता था, गृह मंत्री को पता था, नागरिक उड्डयन मंत्री को पता था, रक्षा मंत्री को पता था। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये भारत के विनाशकारी प्रचार मंत्री कपड़ा बदल बदल कर हर गांव में घूमकर प्रचार कर रहे थे। हम आपकी बात हम होते सुन लीजिए, अरे भैया, गोबर को सुनो, गोबर को चमनप्राश समझ के मत खाओ। गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट डालोगे, मैं क्या कह रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं भाई, आप लोगों की सुन के हम आपके बात से सहमत है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि किसी भी चीज का नेगेटिव पॉइंट जब आप देखिएगा तो नेगेटिव में आएगा, कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव सोचा क्या? आखिर कुछ एक बात सुनो तो भाई, सुन क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं सुन रहे? बताइए, लड़ाई होने से पहले कितने दिन पहले मालूम था पूरे वर्ल्ड को? चलिए, आप इंडिया के पत्रकार हैं कि बाहर के हैं? पाकिस्तान की बात तो नहीं करेंगे जी। अगर हम पत्रकारों पे पंकज जी, क्योंकि आप एक बार बीजेपी को गलत कह रहे हैं, एक बार पत्रकारों को गलत कह रहे हैं, तो सही कौन है? अगर रजत शर्मा को सुनिए ना जी, अरे आप ही के रजत शर्मा को ये पता है कि अमिताभ बच्चन ने पालक खाया, दांत में हरा रंग फंसा हुआ था, हरे रंग की पोटी की। रजत शर्मा को नहीं पता है? पंकज जी, बताने का काम करें, देश को जवाब दीजिए। सुनिए, थोड़ी सी भी अगर देश के मीडिया के पत्रकारों को अगर अकल है और शर्म हया नाम की चीज बची है तो ये बताइए कि 5 ग्राम जब हेरोइन पर शाहरुख खान के बेटे को जेल हो सकता है, तो 3000 टन हेरोइन पर चर्चा क्यों नहीं? अगर हम यहाँ सेलिब्रिटीज के करने के लिए बैठे हैं पंकज जी, तो सेलिब्रिटीज के ये सारी देश की सुनिए, आपने डिबेट चलाया जी, बेशक। अरविंद नेगी कौन है? अरे अरविंद नेगी जो NIA में था, जो पुलवामा की जांच कर रहा था, जो टेरर फंडिंग की जांच कर रहा था, लश्कर को खुफिया जानकारी दे रहा था। आपने कभी डिबेट चलाया देश भर में? है कोई माइकालाल बताने वाला? है कोई माइकालाल बताने वाला कि DSP देवल? फिर वही बात, सारे मामले में क्या बोला? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ आपको गलत साबित ना कर दूं सबके सामने। बिल्कुल नहीं, आप लोग बोलने का नहीं, आप लोग तो नहीं रहे। सुन लीजिए ना, सवाल तो सुन के थक गया। आप सवाल पूछे प्रधानमंत्री जी, अरे सुन तो लीजिए पत्रकार महोदय, आप लोग सुनते क्यों नहीं? आप लोगों को सुनने के पैसे नहीं क्या? पंकज जी, मैं पूछता हूँ, आपका सवाल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, क्या यूपी के चुनाव 1 महीना बाद नहीं हो सकते थे? हम पहले अपने छात्रों को यूक्रेन से ले आते। पंकज जी, अगर आप मौका देंगे तब हम बोलेंगे। अगर आप मौका देंगे, आप इस जगह पे पत्रकारों को भी गलत कह रहे हैं और बीजेपी को भी गलत कह रहे हैं। पत्रकार को तो इसलिए कह रहा हूँ कि खुला किताब की तरह, सुन लीजिए, गलत नहीं कह रहा हूँ। पत्रकारों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया। उस मीडिया का विश्व के सूची में अगर स्थान देखेंगे तो हम समझते हैं इतना स्तर गिर गया है जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। सुन लीजिए, अब बात है, मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि जब आतंकवादी हमले सिर्फ भाजपा के ही सरकार में क्यों होता है, वो जब चुनाव आता है तब क्यों बात होती है? समझिए, चाहे पुलवामा की घटना देख लीजिए,
अक्षरधाम मंदिर का देख लीजिए, संसद पर हमला देख लीजिए, मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने कौन गया? ये लोग आतंकवाद। अरे आप 8 साल से सरकार में बैठे हैं, कितने आतंकवादियों को आपने फांसी की सजा दी है? कितनों को आपने गोली मार दी है? अगर आप ये सारे मसले छेड़ रहे हैं तो मैं एक और मसला छेड़ दूं। अगर हम आपने सारे वर्ड्स कह दिए, एक वॉर ये भी है कि बलात्कार नाम की भी कोई चीज हुआ करती है, जो बीजेपी की जब सरकार थी उस वक्त इस पे कुछ रोक था। पंकज जी, अगर आप इन सारे मसलों को लाएंगे और हमें बरगलाएंगे तो हम अपनी बातों को एक मिनट बरगला नहीं रहे आप, बरगला रहे। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। बलात्कार की बात की सुनिए। जी जी, हम तो कह नहीं सकते ना नरेंद्र मोदी की तरह कि परिवारवाद की बात। जब आपको परिवार बनाने के लिए किसने बोला? जसोदा बहन को छोड़ देने के लिए किसने मना किया? कोई मना किया क्या? भगवान राम नारी सुनिए निजी जिंदगी में आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले? आप चाहेंगे, आपके पिताजी चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा दमाद मिले? खबरदार सुनिए, अरे सुनिए ना भैया, मैं हिंदू हूँ। अरे भैया मैं हिंदू हूँ, सुन लो। हम उस प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं जो प्रभु श्री राम नारी के सम्मान की बात सिखाता है। हम रावण के सिद्धांत को नहीं मानते, समझ लीजिए। इन्होंने बलात्कार पर चर्चा की। जी। खुद प्रधानमंत्री अपने सुन लीजिए, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने ही बोला, मैं नहीं बोला, छोड़ो उस बात को। आप बात निर्भया कांड के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री बनने से पहले निर्भया कांड पर एक कानून बनाने की बात कह रहे थे, जन लोकपाल पर बात कह रहे थे, महिला सुरक्षा पर बात हो रही थी। आपने देखा उसी उत्तर प्रदेश में एक चुनी हुई महिला की साड़ी खोल ली गई। आपको पता है बुलंदशहर में क्या हुआ? आपको पता है हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में एक दलित बच्ची, जिसको आप दलित कहते हैं बीजेपी वाले, वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ दरिंदगी हुई, जीभ काट दिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की, सबूत और साक्ष्य मिटाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया। क्या आपको नहीं पता था? क्या आपको नहीं पता है? इस बात से हम और पूरा देश वाकिफ है। इस बात से हम और पूरा देश आप कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने में ऐसा नहीं होता था, इस जगह कहां से हो गया? अगर आप जिस जगह पे हैं, अगर आपने नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि एक्चुअली यूजुअली ऐसा होता है कि हम नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा फोकस करते हैं, और अगर हम टीवी भी देख रहे हो, फोन में भी देख रहे हो, तो नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा फोकस करते हैं। सुनिएगा पंकज जी, सुनिएगा, इस वक्त आपको सुनना होगा। हम पॉजिटिव पॉइंट्स को ऑलवेज इसलिए इग्नोर कर देते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो एक सेकंड पंकज जी, आप हमारी बात को सुनिएगा, उसके बाद फिर आपको चाहिए, हम आपको जरूर आपको ही मौका दे रहे हैं। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स को हटा के एक जरा सा पॉजिटिव देखें, अगर हम बात झारखंड की करें, भारत देश को एक सेकंड के लिए हम एक साइड में रखते हैं और हम सिर्फ झारखंड की बात करते हैं, जो कि भारत देश का एक छोटा सा राज्य है, प्यारा सा राज्य। झारखंड भारत में ही है ना? अरे बेशक, वही मैं कह रही हूँ, बस हम पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वक्त सिर्फ झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में इस वक्त जिनकी सरकार है, आप बेहतर जानते हैं, मैं बेहतर जानती हूँ, हर एक इंसान, जनता जनार्दन जानती है। इस वक्त जो झारखंड की मौजूदा स्थिति है, इसमें तो बीजेपी का हाथ नहीं है, इसमें तो बेरोजगारी में तो बीजेपी का हाथ नहीं है। यहाँ पे हो रहे हर दूसरे दिन, कभी गांव में कभी शहर में एक बलात्कार का नया केस सामने आता है, वो भी शहरी इलाकों में, गांव इलाकों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में नहीं, ये शहरी इलाकों में आते हैं। पंकज जी, आप इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि अब तक यहाँ जब भी बात होती है न्याय, और झारखंड की खास करके बात कर रही हूँ, न्याय की बात होती है तो यहाँ पे समझौते की बात सबसे पहले आती है। इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम सिर्फ इस वक्त झारखंड की बात कर रहे हैं, हम यूक्रेन से झारखंड तक पहुंच गए। यहाँ जो सरकार है वो कांग्रेस की मिली भगत की सरकार है। बोला और कुछ बोलेंगे? नहीं, ठीक है। अब मैं बोलूं? बोलने की आजादी है, एकदम प्रतिबंधित है। बिल्कुल नहीं। सुनिए, इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केंद्र की नियम मानने के लिए राज्य सरकार बाधित है। पहला, राज्यपाल इसको देखरेख के लिए है। भाषा विवाद को बेवजह भाजपा के लोगों ने तूल दिया, ये आपको भी पता है। आप जब सारे रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भाषा विवाद। आपने कहा हेमंत सोरेन सरकार की बात, मैं कहता हूं देश में पहला ऐसा सीएम जिसने कोरोना काल में अपने यहाँ के लोगों के लिए पहली ट्रेन लगाई और पहली बार हवाई जहाज से बुलाया। इनके देखने के बाद ही देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने क्षेत्र के लोगों को बुलाना शुरू किया। समझ लीजिए जी, हर चीज पर राजनीति नहीं कीजिए। मतलब हाथरस में बलात्कार हुआ तो उसकी चर्चा छोड़ दीजिए, झारखंड में हुआ, मतलब आपको जो अच्छा लगे वो सही। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार मैं कोरोना में आपको बता दूं, आपने कितने रांची शहर में, मैं जहां तक जानती हूँ,
दो स्टेशन जो हमारे आसपास है और जहां से बाहर से यात्री आते हैं, आपका एक रांची स्टेशन है और एक हटिया स्टेशन है रांची शहर में। इन दोनों जगहों पे क्या आपने जायजा लिया जाकर के कि जिन लोगों को ट्रेनें और बसें आज दी गई थी, क्या उन्हें सच में मिली है? ये एक पत्रकार जो वहां पे उस कोरोना काल में एक पत्रकार जा करके माइक और कैमरे के सहारे ये दिखाने की कोशिश करता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन शायद ये बातें ऊपर तक नहीं जा सकी, मुख्यमंत्री तक नहीं जा सकी। अगर आपने कोरोना का मुद्दा छेड़ा है तो कोरोना में उसी रेलवे स्टेशन के सामने, रांची रेलवे स्टेशन के सामने हर एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के कई मंत्रियों को हमने कॉल किया। जी आप नाम बताइए। जी बन्ना गुप्ता जी की बात कर रही हूँ मैं, बेशक बन्ना गुप्ता जी की बात कर रही हूँ। उस दौर में हमारे यहाँ का कमी था। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अरे यही बात बता रहा हूँ। आप लोग बेशर्मी की हद पार कर देते हैं, समझिए। अगर सुनिए बेशर्मी की एक बात सुन लीजिए, बेशर्मी की बस बिल्कुल। अगर हम बेशर्म हैं, अगर हम बेशर्म हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, तो गलती अगर मैं झूठ बोलता हूँ मेरे मुंह पर काली पोत दीजिए। अगर देश का मीडिया अगर झूठ बोलता है, कितने मीडिया के पत्रकारों पर मैं मुंह पर काली पोत हूं, उठवाएंगे आप सवाल ने कहा ऑक्सीजन की बात सुनिए पत्रकार महोदय। 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत 300 सांसद घर घर दिल्ली में पर्चा बांट रहा था। क्या उनको आवाम की चिंता नहीं थी? 25 सुन लीजिए पहले बात, फरवरी में ट्रंप की गुलामी की गई। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई गई। और तो और जब 31 दिसंबर को WHO ने चेताया था तो क्या मोदी सरकार को ऑक्सीजन और सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों को बेचना था? क्या उनको सुन लीजिए पहले, सुन नहीं रहे फिर यही बात करा। आपने सवाल किया, मैंने सुना ना, आप सुन नहीं रहे। अगर आपने गिनवाया तो मैं क्या हमें भी मौका दीजिए। तो मौका ही दे रहे ना, आपने सवाल किया, सवाल पूरा खत्म नहीं हुआ, आपका जवाब फिर आप अभी कर लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार की 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो सरकार की प्राथमिकता क्या मार्च तक ऑक्सीजन बेचने की थी? क्या सर्जिकल सामग्रियां बेचने की थी? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, वाणिज्य मंत्री को और तमाम जो मंत्रिमंडल में जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनको सुरक्षा परिवारों की चिंता नहीं थी? राज्यों की चिंता नहीं थी? और जब इन्होंने कहा कि हर राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, ये केंद्र की नीति होती है, समझिए। ये जो कोरोना में लॉकडाउन लगाया गया, ये केंद्र सरकार की बात होती है। केंद्र सरकार के नियम को राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। जब तक केंद्र आवंटन नहीं करेगा राज्य में कुछ भी नहीं आएगा, आपको भी शायद पता है। लेकिन होता क्या है कि बात करना है यहाँ आपको इंदौर की तो आप बात कीजिएगा इस्लामाबाद की, बात करनी है आपको गन्ना की तो आप बात कीजिएगा जिन्ना की, बात करनी है कानपुर की, करनाल की तो आप काबुल और कंधार की बात कीजिएगा। आप क्या दिखाइएगा? सुनिए ना, हम लोग हमने जी उस पर देखा आप लोगों को लटकू दिया गया। अरे भैया 3 कुत्तों का लटकू किया गया। अगर सुनिए ना, आपको मौका मिले, आप लोगों की पूरी बात अफगानिस्तान में हमने देखा, अफगानिस्तान के मुद्दे पर बिल्कुल करना बताना पड़ेगा। सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते, आप लोगों की खुल गई पोल। तो आप हमारी बात सुनिए, उसके बाद फिर आप कुत्ता पर नाच रहे थे क्या कि 3 कुत्तों की रेस्क्यू की गई? मैं क्या पूछता हूँ, तो आज आप इंसानों पर क्यों नहीं बात करते, छात्रों पर क्यों नहीं बात करते? कहिए ना भाई। हम छात्रों पे ही बात कर रहे थे। कोरोना के जिस काल को हम लोगों ने झेला और देखा है, किसके गलती? या तो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की। सरासरी केंद्र सरकार की गलती है। 22 विधायकों की गुलामी और ट्रंप की गुलामी नहीं की गई होती तो देश का भट्टा नहीं बैठता। ये सरकार की गलती है बिल्कुल। तो जिस वक्त झारखंड राज्य में कोरोना का दूसरा कहर चल रहा था, उस वक्त राज्य सरकार क्या कर रही थी? वोट। तो 29 दिसंबर जब राज्य सरकार का जब पहला फेज खत्म हुआ, उसके बाद 29 दिसंबर को कोरोना खत्म हो गया था। लाखों सैकड़ों की आबादी में लोग आए थे, उस वक्त कोरोना खत्म हो गया था। लेकिन सुनिएगा पंकज जी, चूंकि बात कोरोना की आ चुकी है और बात राज्य और केंद्र सरकार की आ चुकी है, और केंद्र सरकार चूंकि भाजपा और राज्य सरकार चूंकि कांग्रेस जेएमएम महागठबंधन की है, तो आपको सुनना होगा इस वक्त जब 29 दिसंबर आया, कार्यों को गिनवाने का वक्त आया पंकज जी, तो उस वक्त कोरोना खत्म हो गया था और उसके बाद
29 दिसंबर के बाद जैसे ही आगे का महीना चढ़ता है और दूसरा फेज आ जाता है कोरोना का, और उसके बाद फिर से कोरोना शुरू हो जाता है, फिर से इलेक्शंस आते हैं, फिर से कोरोना शुरू हो जाते हैं। क्या झारखंड में ये सिलसिला चलना और फिर बीजेपी की तरफ से जो भी सपोर्ट से उसका होना, क्या इसमें फर्क जनता को भी नजर आ रहा है, हमें भी? तो फिर पानी और तेल की तरह साफ है पंकज जी, फिर नजर देख क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं इसी को बात कह रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कर दूं। जी पहले, लेकिन जैसे मैं सब्र से सुन रहा था, आप भी सुनिएगा। मोदी फोबिया एक बीमारी है जो लोगों को हो चुकी है। वो सिर्फ दिखता है कि मोदी नहीं तो कौन। मोदी जी 2014 में आए, आपने देखा होगा, कंगना रनावत भी बोली असली आजादी 2014 के बाद आई। लोग इसी टाइप से मानते हैं कि ये सूरज भी मोदी जी के आने के बाद हुआ, ये चांद आया, ये डिजिटल इंडिया में मोदी के आने के बाद हुआ, पहले तो कुछ था नहीं। मैं चलिए वगैरह वगैरह बहुत टाइम इसमें लगे। सबसे पहला बात, 23 मार्च तक कोरोना को देश से छुपाया, ठीक है, केंद्र सरकार। कोई भी ये जो नेशनल पॉलिसी होती है ये केंद्र सरकार के जिम्मे आता है। शायद आपको जानकारी नहीं हो तो मैं उसकी बात नहीं कह सकता। फिर बिहार के चुनाव में ये लोग थे, कई 5 राज्यों के जो उपचुनाव हुए उसमें थे, बंगाल के चुनाव में थे, दिल्ली पैसेंजरी कर रहे थे, पूरी की पूरी सरकार वहाँ दिल्ली जाती थी, दिल्ली आती थी, ऐसा लग रहा था। ये आपको भी पता है, वहाँ गांव-गांव घूम कर लोग ऐसे ओटीटी टकोरी की भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री को क्या कह दे, ओ बेचू, ओ फेंकू, ओ बांटू, ओ नफरती, तो कैसा लगे? प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब तक जो हमने देखा है, कोई हमारी उम्र कोई आज 8-10 साल की तो है नहीं, और आपकी भी जो उम्र होगी उस हिसाब से आपने आज तक किसी प्रधानमंत्री को ऐसे करते हुए नहीं देखा होगा। पहली बात, जब चुनाव आता है, समझिए, जब 31 जनवरी तक जहां किसानों के बेल्ट हैं तो कोरोना का बढ़ रहा, ओमिक्रॉन वायरस बढ़ रहा, 31 जनवरी के बाद घट रहा। क्यों? कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान के बेल्ट है वहां कोरोना बीजेपी ज्वाइन कर लिया है क्या? बीजेपी जब चुनाव आएगा तो कोरोना नहीं फैलेगा, अब बाकी समय कोरोना फैल जाएगा, दारू के ठेका पर कोरोना नहीं फैलेगा, स्कूल में अब मंदिर में कोरोना फैल जाएगा। हमको बताइए, बंगाल के चुनाव में कोरोना नहीं फैलेगा, बिहार के चुनाव में कोरोना नहीं फैलेगा, हैदराबाद में रंगा बिल्ला दोनों प्रचार कर रहा था, वहां कोरोना नहीं फैलेगा। यही सवाल हम पूछते हैं कि कोरोना का क्या मजाक बना के रख दिया गया है? और आप लोग मजाक, क्योंकि जितना हमारा था उतना वक्त हमने भी आपको दिया, क्योंकि बात हमें बराबर की करनी है। तो यहाँ पे अगर हम कोरोना मुद्दे से, क्योंकि भटका दिया आपने हमें, मुद्दे से भटका दिया, हम जिस मुद्दे से भटक गए हैं। हमारा यूक्रेन, रूसिया और भारत देश, और ये सरासर जिस हिसाब से मीडिया में हम लोगों ने खबर देखा, हम तो यूक्रेन गए नहीं, हमारे देश के मीडिया के साथियों ने पहले ही यूक्रेन पहुंच चुके थे। उनको पता था कि यूक्रेन को रशिया ने कितने घेरा, कितना नेवी के लोग हैं, कितने एयरफोर्स हैं, कितने वो मिसाइल हैं, कितने परमाणु वाले पनडुब्बी हैं, सब मीडिया के लोगों ने उंगली पर गिन के आया था। मीडिया के लोग ये नहीं गिन पाए कि हमारे भारत के जो छात्र हैं कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। मीडिया को बिल्कुल आकलन था, देश की मीडिया को और देश की सरकार को, कि युद्ध कभी भी हो सकती है, और युद्ध अगर होगी, सुनिए ना बात, मीडिया देख के पूरा सुनिए ना, अरे यही सुन के तो काम करते हैं हम लोग। मीडिया और भाजपा को खबर नहीं थी तो कैसे हमारे केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री ने इस बात का नतीजा निकाला कि यहाँ पे हमें मदद भेजनी होगी, क्योंकि वहाँ हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। परिवार को पहली खेप गए, सोमवार को बैठा। जो बच्चे यहाँ से यूक्रेन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या हमारे भारत में संस्थान नहीं है, मेडिकल संस्थान नहीं है, जो यहाँ के पैसे को वहाँ लगा रहा है? 7 लाख अब आपकी असली संघी मानसिकता सामने आई। अगर 8 साल में कितने मेडिकल कॉलेज बने देश में? 8 साल मोदी जी, चलो आप तो 70 साल में कुछ बता ही नहीं रहे थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार है, देवगौड़ा की सरकार है, पीपी सिंह की सरकार है, चंद्रशेखर की सरकार है, तमाम सरकारों को आप निकलना बताया, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी। मैंने कहा बीजेपी के लोग सुन रहे हैं, आप सुनो, नहीं सुनो, ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा, मदारी का खेल नहीं हो रहा। सुनिए, क्योंकि मदारी, सुनिए, अगर देश में मेडिकल, सुनिए, ये देश के लिए, सुन लीजिए पहले बात, 20,000 बच्चे, सुन लीजिए पहले बात, 20,000 बच्चे अगर भारत के विदेश में पढ़ने गए तो ये हमारे देश के तमाम सत्तापक्ष के नेताओं को मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनको अपने देश में गोबर के फायदे गिनाने से बेहतर, गोबर में कोहिनूर ढूंढने से बेहतर, उनको मेडिकल कॉलेज के फायदे गिनाने थे, मेडिकल कॉलेज खोलने थे, मेडिकल की सीटों को बढ़ाना था। और जो हमारा भारतीय रुपया है,
वो विदेश में नहीं जाए, इसकी व्यवस्था करें। पंकज जी, चूंकि इस वक्त हमारे पास मुद्दे बहुत सारे हैं और यूक्रेन सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा, हम फिर से आपसे इन सारी निश्चित तौर पर अगर सरकार संवेदना, देखिए अगर संवेदना सरकार की होती, उत्तर प्रदेश चुनाव बाद में भी हो सकते थे। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश चुनाव से कहीं ये होता कि पहले अपने छात्रों को देश बुलाते। प्रधानमंत्री ने राम भरोसे हिंदू होटल, समझिए भगवान भरोसे देश के छात्रों को छोड़ दिया। पंकज जी, इस जगह पे चूंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है और जितनी भी बातें हमने की है, इन सारी बातों से ये साफ झलक करके बहुत सारी बातें झलकी है जिसमें हम एक मुद्दे को उठा नहीं सकते, लेकिन फिर से हम जरूर आप सभी से मिलेंगे। एंड पंकज जी, आपसे भी जरूर मिलेंगे। संदीप सर हमारे साथ फिर से हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMP इंडिया न्यूज झारखंड।